नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम व्यंजन संधि का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि में हम जिस नियम की बात कर रहे थे, प्रथम वर्ण में परिवर्तन के नियम, उसका आज छोटे छोटे 2-3 नियम और बचे हैं जो आज प्रथम वर्ण में परिवर्तन का ये पूरा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, प्रथम वर्ण में परिवर्तन के नियमों के बारे में आपने पुरानी वीडियो में देखा था कि हमने 5 नियम हम यहाँ से पढ़ चुके हैं। प्रथम वर्ण का मतलब है क्योंकि संधि 2 वर्णों के बीच होती है और केवल यहाँ पर परिवर्तन हम प्रथम वर्ण में परिवर्तन ही देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा वर्ण इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल प्रथम वर्ण में परिवर्तन होता है, वो वाले हम यहाँ नियम देख रहे हैं। आइए देखिए, ये छठा नियम है इसका। इस नियम को जब चतुर्थ के बाद में चतुर्थ के बाद में चतुर्थ का मतलब समझ गए होंगे, क्योंकि हमने जो वर्णमाला पढ़ी थी, वर्णमाला एक बार और लिख देते हैं हम लोग। ये वर्गीय व्यंजनों की हम बात कर रहे हैं। ये प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पंचम वर्ण, ठीक है। इसमें कचट तप, दूसरे में देखिए, इन वर्णों की हमने बात की थी। ये स्पर्श वर्ण है, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। 25 इनकी संख्या है। वर्गीय व्यंजन भी इनको बोला जाता है। क्रम से एक वर्ग में 5 व्यंजन यहाँ पर होते हैं, ठीक है। इसके बाद में येरलेवे, ये चारों अंतस्थ व्यंजन हैं। इसके बाद में आपको इनका क्रम भी याद रखना है, ठीक है। ये ऊष्म व्यंजन है, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। ठीक है, ये व्यंजनों की हमने चर्चा की थी, क्योंकि व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं तो इन व्यंजनों की जानकारी भी जरूरी है। अब हम जिस नियम की बात कर रहे हैं उस नियम का नाम है चतुर्थ के बाद में चतुर्थ। इसका मतलब आपका सीधा ध्यान यहाँ आ जाएगा, घ, झ, ढ, ड, ड, ढ, थ, भ। इन चतुर्थ के बाद में कोई सा भी चतुर्थ हो, हालांकि इसके एग्जाम्पल कम मिलते हैं। जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि 2 चतुर्थ एक साथ हों तो प्रथम वाला चतुर्थ अपने ही तीसरे में, प्रथम वाले चतुर्थ को अपना तीसरा हो जाता है। कैसे होगा, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वृद्ध, वृद्ध शब्द है ये, इसका मतलब होता है बुढ़ापा। वृद्ध प्लस ध। अब देखिए, ये दोनों ध कौन से हैं, त, थ, द, ध, ठीक है। त, थ, द, ध, ये दोनों ही चतुर्थ हैं। 2 चतुर्थ जब एक साथ आते हैं तो प्रथम वाला चतुर्थ अपने ही तीसरे में बदल जाएगा। तो इसका तीसरा क्या है, द, ये द में बदल जाएगा। इसका मतलब इससे नया शब्द जो बनेगा वो बनेगा वृद्ध, बूढ़ा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति को कहते हैं वृद्ध, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। देखिए, युद्ध धातु है, ये युद्ध करना, ठीक है। ध, दोनों चतुर्थ मिलेंगे, ये अपने तीसरे में यानी कि द में बदल जाएगा। नया शब्द क्या बनेगा, युद्ध बनेगा, ठीक है। अब इनको मिक्स करके एक साथ लिखने का तरीका ऐसे है, संयुक्त करके लिखते हैं इनको, ठीक है। ऐसे इसको भी लिखा जा सकता है, ये। तो ये एक नियम है जिसमें चतुर्थ के बाद बेसिक कम सवाल आते हैं इसके, कभी कभार एक आधा ये युद्ध वाला पूछा हुआ है कि एग्जाम में।
तो चतुर्थ के बाद में जब चतुर्थ हो तो प्रथम चतुर्थ को अपना तृतीय या तीसरा हो जाता है, ये आप याद रख लें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, ये छोटा सा नियम है, वैसे कम सवाल आते हैं इसके पर आपको, क्योंकि प्रथम वर्ण में परिवर्तन हो रहा है तो आपको इसको याद तो रखना ही है। अब एक अगले नियम की हम बात करते हैं, 7वां नियम। इस नियम को हमने नाम दिया है अहन का नियम। ठीक है, अहन, अहन का मतलब क्या होता है, इधर लिख देता हूं मैं। अहन का मतलब होता है दिन। ठीक है, अब ये अहन का नियम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में सवाल आते हैं। जैसे मैं एक दो शब्द आपको पहले, जैसे अहोरात्र, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, पूछते हैं इसमें कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद भी पूछते हैं, तो हमें इसका ध्यान रहना चाहिए कि इसमें क्या है। तो नियम एक बार आप समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अहरपति, ये भी कई बार संधियों में पूछा गया है कि भाई कौन सी संधि है इसमें। ऐसे एक शब्द है अहरुदय। देखिए, अब सीधे के सीधे पूछ ले कौन सी संधि है, क्या है, एक बार नियम अगर आप सीख लेंगे तो आपको एकदम सीधे से ही पता चल जाएगा कि ये अहन की संधि के नियमों में आ रहा है, तो आसानी से आप कर पाएंगे। देखिए, अहन का नियम क्या कहता है, अहन का नियम क्या कहता है कि जब इसमें दो नियम है इसके अहन के, कि अगर अहन के बाद में रे से भिन्न वर्ण हो, जैसे पहला नियम लिख रहा हूं मैं इसका, कि अहन के बाद में रे से भिन्न वर्ण, यानी रे वाले शब्द नहीं हो, रे से भिन्न वर्ण हो। ठीक है, रे के अलावा जितने भी वर्ण हैं, व्यंजन हो, स्वर हो, जो भी है वो आ सकते हैं। तो ये अहन बदलेगा किस में, अहर में बदलेगा। अहन किस में बदलेगा, अहर में बदलेगा। तो पूरा अहन बदल रहा है, या फिर आप इसको सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि यहाँ पर न किस में बदल रहा है, रे में बदल रहा है भाई, क्योंकि ये प्रथम वर्ण है न, ये रे दूसरा वर्ण है, हम पढ़ रहे हैं प्रथम वर्ण में परिवर्तन, तो पहला न रे में बदल रहा है, सीधी सी बात है। कुछ एग्जाम्पल हम इसके देखते हैं, जैसे अहन प्लस, पहले इसी को ही देख लेते हैं जो शब्द हमने बताया था। देखो, रात्रि, कई बार तो ये रात्रि लिखा हुआ आ जाता है, कई बार इसको रात्रि ना लिख करके वो रात्र भी लिख सकता है। वैसे तो रात्रि ही आएगा, पर वो रात्र भी लिखा हुआ आ सकता है। देखिए, हमें पता है, अच्छा, रे से भिन्न वर्ण, पहले भिन्न वर्ण वाला उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे पति। ठीक है, अहन के बाद में पति शब्द आया, तो ये अहन किस में बदल गया, अहर में बदल गया। फिर इसके बाद में बाद वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इस तरह अब ये दोनों मिल जाएंगे, परिवर्तन हो गया, क्योंकि संधि क्या कहती है, दो वर्ण पास पास आने पे विकार होना जरूरी है, विकार हो गया। अब इसको लिखने का तरीका ये है कि ये रे आगे वाले वर्ण के ऊपर रेफ के रूप में लगता है। ठीक है, हमने वर्णमाला में आपको रे के 3 रूप बताए थे, आपको याद होंगे वो। देखिए कैसे बन जाएगा, ये तो हो जाएगा ऐसे, ये पै के ऊपर ऐसे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा अहरपति। अहन का मतलब दिन, पति यानी स्वामी, तो दिन का स्वामी किसको कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है, तो ये उसका पर्यायवाची भी हो गया। अब पर्यायवाची में जब अपन पढ़ेंगे सूर्य के पर्यायवाची, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अहरपति हो गया। दूसरा एक और शब्द ले लेते हैं, ये एक उदाहरण ये हो गया, दूसरा लेते हैं। देखिए, अहन प्लस उदय, अहन प्लस उदय, क्योंकि रे से भिन्न वर्ण है, तो ये अहन किस में बदल जाएगा, अहर में बदल जाएगा, उदय बाद वाला शब्द एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, अब क्योंकि यहाँ पे तो केवल संयोग ही होगा, संधि तो हो गई, ने रे में बदल गया, इन दोनों को मिला देंगे तो रे में छोटे ऊ की मात्रा लग जाएगी, ऐसे लगती है ये अहरुदय। आपको ये ध्यान रखना है, कभी कभार एग्जामिनर इसको बड़ी मात्रा भी कर सकता है, ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, अहरुदय। ठीक है, तो अहन यानी दिन, दिन का उदय यानी सुबह के समय को, प्रातः काल को
अहरुदय कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगर वो अहरुदय इस तरह लिख दे, ये वाला यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये रूप बनता ही नहीं है। शब्द हो सकता है किसी और शब्द में, जैसे एक शब्द आएगा अहो रूप, ये अभी आएगा रे वाले वर्ण में आएगा, क्योंकि अभी अपन रे से भिन्न वर्ण पढ़ रहे हैं, वहां रूप हो सकता है, पर क्योंकि ये वाले में ये रॉन्ग है तो ये वाला सही है, आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, ये अहन से भिन्न वर्ण की संधि है कि अगर अहन के बाद में अहन से रे से भिन्न वर्ण आए, यानी रे नहीं हो, तो वो किस तरह बदलेगा। ठीक है, एक दो उदाहरण हम और देखते हैं इसके। देखिए, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, ये एग्जाम्पल भी जो लिख रहा हूं मैं, बहुत बार पूछा गया है। अहन के बाद में अगर निशा शब्द है, ठीक है, कभी कभार निश भी आ सकता है, वैसे निशा ही पूछेगा वो। देखिए, इसमें क्या होगा, हमें पता है रे से भिन्न वर्ण है, तो इसमें अहन किस में बदल जाएगा, अहर में बदल जाएगा। अब इस रे के प्रभाव से ये अंत वाला आ है वो किस में बदलेगा, ए में। इसको कहते हैं बलाघात का नियम, यानी बलाघात के नियम के कारण, यानी रे पे इतना जोर पड़ता है अहर, तो बाद वाले शब्द को वो क्या कर देता है, कम टाइम लेता है उसको बोलने में, इसलिए जो भी दीर्घ वर्ण होता है वो अपने लघु वर्ण में या ह्रस्व स्वर में बदल जाता है। देखिए, तो ये निशा किस में बदल जाएगा, ये निश में बदल जाएगा, दोनों के मिलने पे। अभी तो निशा ही रहेगा, लेकिन जब मिलेगा ये तो रे हो गया, इसकी वजह से अब दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, रे आधा न के उधर, ये बन जाएगा अहरनिश। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, अहरनिश। अहन का मतलब दिन और निश का मतलब रात या रात्रि, निशा। ठीक है, तो अब ये अहरनिश का मतलब हो गया दिन रात। ठीक है, जैसे पहले टेलीफोन वगैरह चलते थे, उस पर भारत सरकार की अहरनिश सेवा ये लिखा हुआ मिलता था, मतलब 24 घंटे की सेवा, दिन रात। ठीक है, तो ये शब्द कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक और उदाहरण हम देख लेते हैं यहीं पे, अहर प्लस मुख। भाई रे से भिन्न वर्ण का नियम है ये, अभी ये पहला वाला ही नियम चल रहा है इसमें कि अगर अहन के बाद में रे से भिन्न वर्ण आए तो अहन अहर में बदल जाएगा, मतलब न रे में बदल जाएगा। देखिए, अहन के बाद में अहन प्लस मुख आया मान लो, तो अहन के बाद में मैं है, रे से भिन्न वर्ण है, तो ये किस में बदल जाएगा, रे में बदल जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा, ये रे ऊपर चला जाएगा, मतलब मैं के ऊपर, ये ऐसे चला जाएगा तो बन जाएगा अहरमुख। अहरमुख किसको कहते हैं, यानी अहन का मतलब दिन और मुख का मतलब दिन की जब शुरुआत होती है, यानी उषा काल को अहरमुख कहा जाता है। ठीक है, तो ये पहला नियम है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए, इसी का दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या कहता है कि अहन के बाद में रे वर्ण आए। भाई अभी तो हमने पहले पढ़ा था रे से भिन्न वर्ण, अब हम कह रहे हैं कि अहन के बाद में रे वर्ण के शब्द ही आ जाए, तो ये अहन किस में बदल जाएगा, ये अहन बदल जाएगा अहो में। अल्टीमेटली देखा जाए तो बदलेगा क्या, देखिए, जैसे अहन है, ठीक है, ये किस में बदल रहा है, अहो में। पहले इसको कैसे बदलेगा, ये हलंत लगाओ, ये न है अन, तो ये अहो में बदल रहा है। इसका मतलब इस अन की जगह पे क्या आ रहा है, ओ की मात्रा आ रही है, जो कि हम इसमें लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये अहो। इसका मतलब अन ओ में बदलेगा। हमको इस पूरे शब्द को नहीं देखना है, इसीलिए अपने तरीके से ये बताया है इसमें कि अहन को रे वर्ण आता है तो अहन को आप सीधे ओ में बदलो, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होगा उससे। रे से भिन्न वर्ण आए तो अहन को अहर में बदलना है, अहन के बाद में रे वर्ण आए तो अहन को अहो में बदलना है, बदलेगा पहला वाला वर्ण ही। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अहन प्लस रे वर्ण का शब्द अभी अपन ने लिखा था इधर रात्रि, कभी कभार रात्र लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, अब देखिए अहन के बाद में रात्रि आएगा तो ये
किस में बदल जाएगा, अहो में। तो इसके बाद वाला, अब ये जो शब्द है यहाँ भी बलाघात का नियम काम करेगा, तो ये बन जाएगा अहोरात्र। ठीक है, अब इसमें अहोरात्र ही सही है, कई बार एग्जाम में ये लिखा हुआ आता है अहोरात्रि, तो इसको शब्द शुद्धि में शुद्ध नहीं माना गया, ये अशुद्ध शब्द माना जाएगा अहोरात्रि। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इस वर्ष ये विशेष रूप है संधि का, इसमें ये बलाघात के नियम के कारण अंतिम वर्ण में भी परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन हो रहा है तो मतलब संधि तो है ही, क्योंकि विकार जब विकार होता है संधि में। तो ये नियम आपको समझ में आ गया होगा अहन का, जिसमें अहन के दो नियम बताए हैं। एक तो है अहन के बाद में रे से भिन्न वर्ण, अहन को बदलेंगे अहर में। दूसरा है अहन के बाद में रे वर्ण वाले शब्द, तो अहन को बदल देंगे अहो में। ठीक है, ओके। देखिए ये नियम हो गया, ये छोटे छोटे नियम है पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार परीक्षाओं में सीधे के सीधे सवाल पूछे गए हैं। अब एक जो नियम की हम बात कर रहे हैं वो है से का तालवीकरण, से का तालवीकरण। भाई इसको नाम दिया गया है और किताबों में, गाइडों में और तरह से नाम मिल सकता है, पर आपको यहाँ पे इसी तरीके से याद करना पड़ेगा। आपको अभी थोड़ी लग रहा होगा कि थोड़ी संधि टफ है, कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक दो बार आप इन नियमों को पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगी ये संधि। इसी तरह से इनको याद रखना आप। से का तालवीकरण, पहले तो हम ये समझते हैं कि से का तालवीकरण का मतलब क्या है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए से, ये तो है से दंत्य से, ठीक है, ये कौन सा से है, दंत्य से, क्योंकि जब अपन ने वर्णमाला पढ़ी थी तो इसका उच्चारण स्थान क्या था, दांत पर जीभ टच करती थी, दंत्य से। अब ये दंत्य का तालव्य, ये किस में बदल जाएगा, तालव्य शय में बदल जाएगा। इसका मतलब है ये है तालव्य शय। ठीक है, ये तीनों जो शय हैं दे रखे हैं, इनमें ये तालव्य शय है, ये मूर्धन्य शय है और ये दंत्य शय है। तो ये दंत्य शय तालव्य शय में बदल जाएगा, तो इस नियम का नाम है से का तालवीकरण। लेकिन बदलेगा किस स्थिति में, देखिए अगर से के बाद में च, छ और श वाले वर्ण आए तो ये वाला से अपने ही, यानी इस रूप को किस में बदल जाएगा, ये तालव्य शय में बदल जाएगा। देखिए क्योंकि ये प्रथम वर्ण है, ये द्वितीय वर्ण में आएंगे सारे, कोई भी हम पढ़ रहे हैं प्रथम वर्ण में परिवर्तन के नियम, तो ये इस तरह शय में बदल जाएगा। अब देख ली, आप पहले एक चीज़ देख लें इसमें, आपने ये दो शब्द पहले पढ़े होंगे, दुहु और निहि पढ़े हैं आपने। ये दोनों शब्द विसर्ग संधि में भी आपको काम आएंगे और इस संधि को हम विसर्ग संधि में भी पढ़ेंगे। पर कई बार जब कन्फ्यूजन होता है तो उसको कई बार उपसर्ग पूछता है, कई बार संधि पूछता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास है इसमें। एक बार आप उसको ढंग से समझेंगे। पहले हम इन दो शब्दों की बात कर रहे थे, ये दोनों शब्द हैं दुहु और निहि। ये विसर्ग मूल रूप से संस्कृत की मूल ध्वनियाँ हैं ये एक तरह से, तो ये दुहु और निहि संस्कृत में चलते हैं। ठीक है, अब जब ये अपना रूप बदलते हैं तो उसके बाद में वर्ण, क्योंकि संधि के कारण ये दुहु तो बदल जाता है दुस में या दुर में, ठीक है, और निहि बदल जाता है निस में या निर में। ठीक है, दुहु का मतलब क्या होता है, दुहु का मतलब होता है कठिन, दुहु का मतलब होता है कठिन, बुरा। ठीक है, जबकि निहि का मतलब क्या होता है, रहित, बड़ा, विशेष। इस तरह ये उपसर्गों में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये संस्कृत के उपसर्ग, अब संस्कृत के जब अपन उपसर्ग पढ़ेंगे तब उनमें हम निस, दुस, दुर इनको पढ़ेंगे। ये वाले संस्कृत के उपसर्ग में नहीं है, ये अव्यय के रूप में काम आते हैं। अच्छा, ये हिंदी की भी संधियों में उसमें चलते हैं। देखिए अब आप ये देखें कि यहाँ पर इनका क्या काम है। देखो से का तालवीकरण की हम बात कर रहे थे, तो पहले मैं एक उदाहरण लिखता हूँ आपके सामने। दुस प्लस चरित्र, देखिए से के बाद में च आ रहा है तो से को किस में बदल देंगे, तालव्य शय में बदल देंगे, आधा है ना, इसलिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दुष्चरित्र। ठीक है, अच्छा कई बार क्या होगा, ये दुहु से भी संधि बनेगी, दुहु प्लस चरित्र भी सही है,
दुष् प्लस चरित्र भी सही है, बनेगा शब्द ये ही। ठीक है, आगे बात समझ में, दोनों में से। अब लेकिन प्रश्न ये होता है कि कई बार तो वो पूछता है संधि कौन सी है, कई बार पूछता है उपसर्ग क्या है। तो देखिए यहां हम इसको व्यंजन संधि में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर हमें ये दे दे कि दुष्चरित्र में कौन सी संधि है, अगर वो प्रश्न पूछे हमसे कि ऑप्शन में आए व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या कोई और एक स्वर संधि भी ले लो और कोई नहीं, इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है। अब ऐसे पूछा है दुष्चरित्र में कौन सी संधि है, तब हमारा आंसर क्या होगा, विसर्ग। यानी कि अगर वो संधि में पूछता है तो हम इस वाले को प्राथमिकता देंगे, किसमें, संधि में। लेकिन अगर वो पूछ ले हमसे कि इस दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग है, तो मैं ये बता दूं आपको कि ये दुहु वाला जो शब्द है ये मूल उपसर्ग नहीं है संस्कृत का, हालांकि मूल वर्ण में आता है संस्कृत के में, इसलिए संधियों में तो दुहु आएगा। लेकिन अगर वो पूछ ले कि दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग दोनों अगर दे रखे हो, उसने दुहु भी दे रखा हो और दुस भी दे रखा हो, क्योंकि एक बार फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ऐसा हुआ था कि उन्होंने एक शब्द पूछा था निशक्तता, और उसमें पूछा था, ये शब्द था निशक्तता, और इसमें पूछा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग पूछा था, क्या पूछा था, उपसर्ग। ध्यान रखना, उपसर्ग पूछा था, संधि नहीं पूछी थी। उसमें दोनों ही ऑप्शन थे, ये निही भी था और निस भी था। अच्छा, उसमें ये भी उपसर्ग था, निश वाला ये भी था, एक शब्द और था। अब आप ये देखें कि पूछ रहा है उपसर्ग, हमें आंसर कौन सा देना है, ये वाला या ये वाला, तो ये तो हो ही नहीं सकता, बताया ही नहीं है आपको। इसमें उपसर्ग पूछता है तो आंसर आएगा निस, जबकि अगर वो इसमें पूछता है कि इसमें कौन सी संधि है, तो संधि बताते विसर्ग, तब विसर्ग संधि तो यहां से बनेगी, इससे बनेगी। पर क्योंकि इसमें उपसर्ग पूछा, आरपीएससी ने इसको आंसर को सही माना था, लोगों ने विरोध भी किया था, तो एक बार तो उनको एक तरह से डिलीट कर दिया प्रश्न को, लेकिन बाद में उन्होंने निस शब्द को माना। और बाद के एग्जाम्स में भी ऐसा देखा गया आरपीएससी में कि उन्होंने इस पैटर्न को फॉलो किया है। अब चाहे किताबों में इस तरह की चीज़ मिले या नहीं मिले, पर क्योंकि अपन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं चीज़ों को, तो अपन को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आरपीएससी किस तरह के प्रश्न का उत्तर क्या मानती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, बार बार ध्यान रखेंगे। हम इसको पढ़ कहाँ रहे हैं, हम इसको व्यंजन संधि में पढ़ तो रहे हैं, पर मूल रूप से ये शब्द अगर पूछता है कौन सी संधि है, तो हम इसको विसर्ग संधि में भी जब पढ़ेंगे तब भी चर्चा करेंगे इस पर। तो आपको देखना है, इसको हम विसर्ग संधि में लिखेंगे, लेकिन उपसर्ग अगर पूछता है तो हम ये व्यंजन संधि वाला कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे, क्योंकि व्यंजन संधि में दुस प्लस चरित्र का ही एग्जाम्पल है। से के का तालवीकरण, से का ये तालवीकरण बन जाएगा, तो ये से ये शय में बदल जाएगा। ठीक है, दुष्चरित्र बन जाएगा। समझ में आ गया होगा ये आपको। ठीक है, अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल अपन इसके देखते हैं। कंसेप्ट याद रखना जरूरी है, कंसेप्ट को समझना जरूरी है। अब देखिए, अब मैं क्योंकि व्यंजन संधि में पढ़ा रहा हूं इसको, इसलिए मैं बार बार में ये वाला शब्द नहीं लिखूंगा, पर आप ये इमेजिन करके चलना कि यहाँ पे दुहु भी है, पर वो विसर्ग संधि का है। ठीक है, यहाँ हम व्यंजन संधि के उसमें पढ़ रहे हैं इसको, तो यहाँ पर आप समझें कि ये दुस है। दुस के बाद में अगर मान लो आपको शब्द मिल जाए शील, ठीक है, क्या बनेगा, से के बाद में च छ श कोई भी वर्ण आए, श वर्ण आ रहा है, तो इसका मतलब ये से किस में बदल जाएगा, इस वाले शय में बदल जाएगा। क्या लिखेंगे, दुष्शील। क्या लिखेंगे, दुष्शील लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, कभी कभार हमें ये विसर्ग भी लगा हुआ मिलता है, जैसे अपन निःशुल्क शब्द लिखते हैं। देखिए, ये निःशुल्क शब्द आपको लिखा हुआ मिलेगा। अच्छा, इस तरह भी इसको ये भी लिखा हुआ मिलता है। अब आप ये बताओ दोनों में से कौन सा सही है, बताओ, इमेजिन करो एक बार, मैं तो बताऊंगा ये भी। दोनों ही लग रहे हैं या कंफ्यूजन लग रहा होगा, हाँ लगेगा, कंफ्यूजन लगना जरूरी है। अब क्लियर हो जाएगा, ये दोनों ही शब्द सही हैं, लिखने की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से दोनों ही सही हैं, लेकिन यहां पर हमने इसको संधि के रूप में लिखा है, यहां पर संधि नहीं है, क्योंकि हमने विसर्ग को परिवर्तित नहीं किया,
निही के बाद में शुल्क एज इट इज लिख दिया, यहाँ पर संधि है ही नहीं, ठीक है। और देखिए ये विसर्ग के ऊपर कभी भी शिरोरेखा नहीं मिलेगी आपको। दुख शब्द देखा है आपने, आप गौर से देखना इसको, इस तरह लिखा रहेगा, यानी दोनों मिले हुए नहीं रहेंगे ये ऐसे, क्योंकि इसके ऊपर कभी भी शिरोरेखा नहीं आती, इसका मतलब संधि नहीं हुई है। शिरोरेखा लगा दी तो वर्ण गलत हो जाएगा, ठीक है। हम लिखते समय ध्यान नहीं देते कई बार इन चीज़ों को, तो आप ये ध्यान रखें, दोनों ही शब्द सही है। यहाँ संधि है, पूछे कौन सी संधि, याद हो गया कौन सी, विसर्ग संधि, यस। यहाँ पर हम इसको संधि में पूछ रहा है तो आंसर क्या देंगे, विसर्ग। लेकिन अगर वो पूछता है कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो इसमें उपसर्ग कौन सा निकालेंगे हम, निस। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, आप इसको याद करना, इसको फॉलो करना। एग्जाम ओरिएंटेड चीज है, किताबों पे मत जाना आप इसके लिए, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ये आपको, इसको मिटा देता हूं मैं। और भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग इसके देखते हैं। देखिए छल, अब तो समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नहीं देखना है हमें, व्यंजन संधि के हिसाब से देखना है। तो ये किस में बदल जाएगा, ताला विषय में बदल जाएगा, ये बन जाएगा दुष्छल, ठीक है। अब दुष्छल का मतलब, दुह का मतलब क्या होता है, दुह का मतलब होता है बुरा, कठिन, विपरीत, इस तरह। अब क्योंकि उपसर्ग वाले टॉपिक में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि उपसर्ग शब्द नहीं होते हैं बल्कि शब्दांश होते हैं। शब्दांशों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, वो जिस शब्द या शब्दांश के साथ मिलते हैं अपना रूप बदल लेते हैं। हालांकि उनके बहुत सारे, अब जैसे इसका मैं 3 अर्थ बता रहा हूँ आपको। दुह का मतलब होता है बुरा, कठिन, विपरीत। लेकिन कौन सा शब्द सही है, अगर इसका सार्थक कुछ अर्थ होता तो फिक्स रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 अर्थ है, इसका मतलब ये शब्द 3 रूपों में अपना अर्थ बदल लेता है। जिस भी शब्द के साथ जुड़ेगा उस शब्द के या शब्दांश के हिसाब से अपना अर्थ बदल लेगा। हम उपसर्गों पे पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उपसर्ग का, क्योंकि जिस तरह संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, ये शब्द निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा है। हिंदी में 7-7.5 करोड़ शब्द हैं आज, और वो इन्हीं चारों प्रक्रियाओं के माध्यम से नए शब्द बन रहे हैं बार बार। तो इन चारों से ही बनेंगे, ठीक है। तो हम उपसर्ग वाले टॉपिक में इन चीज़ों को और गहराई से उपसर्गों में पढ़ेंगे। उसमें कौन सा संस्कृत का उपसर्ग है, कौन सा हिंदी का है, कौन सा अव्यय है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो इस तरह आपको ये शब्द समझ में आ गया। अब देखिए बहुत सारे शब्द हैं, ये इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसके सामने शब्द लिख रहा हूँ आपको। जैसे देखिए चिंता शब्द है। अच्छा, चिंता को ऐसे भी लिखा जा सकता है, याद आ गया होगा आपको, कल वाले नियमों में हमने पढ़ा था अनुस्वार, ठीक है। अनुस्वार हो जाएगा, चिमधनता, चिंता हो जाएगा। दोनों तरह से लिख सकते हैं अनुस्वार को, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या शब्द है, दुस, ठीक है। क्या बन जाएगा, दुश्चिंता बन जाएगा। साइकोलॉजी में एंजाइटी बोलते हैं इसको। दुश्चिंता शब्द ये बन जाएगा। देखिए और भी एग्जाम्पल हैं, बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। मेरे हिसाब से आ गया होगा आपको ये कंसेप्ट समझ में। दुष् प्लस शासन, अगर वो आपको इस तरह भी संधि में दे सकता है विकल्प में, क्या बनाएगा इसको, दुशासन बनाएगा, ठीक है। कौन सी संधि है यहाँ, अगर इस तरह का रूप वो दे दे आपको और पूछे कि यहाँ कौन सी संधि है, यहाँ पर आप विसर्ग संधि नहीं कर सकते, क्योंकि आप विसर्ग दिख ही नहीं रहा आपको। यहाँ पर व्यंजन दिख रहा है, व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है। इस तरह का कंसेप्ट अगर वो देता है तो इसमें आपको व्यंजन संधि ही करनी है। लेकिन ये शब्द अगर पूछे कि इस शब्द में, क्योंकि मैंने बनाया इस तरह से है ये, तो ये व्यंजन संधि का ही रूप है। लेकिन ये नहीं दे रहा, ये पूछे कि ये कौन सी संधि का उदाहरण है, आप आंसर देंगे विसर्ग संधि का, ठीक है। अगर वो इस रूप में पूछता है और पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यंजन संधि का है, तो आप इस पर टिक कर सकते हैं, यस ये व्यंजन संधि का है। या 3 विसर्ग के दे दे, एक व्यंजन का पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है, इसको निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि का नहीं है, तो इसको टिक करना है। तो ये सारी चीजें आपको एक बार समझ में आ गई होंगी। बहुत सारे शब्द हैं आप बना सकते हैं दुस वाले शब्द से। अब कुछ एग्जाम्पल हम निस वाले शब्द के भी देखते हैं। देखिए मैं निस लिख रहा हूं सीधा। अब हमें याद ये रखना है कि निही से निकला हुआ है निस और निर। अब क्योंकि हम प्रथम वर्ण में परिवर्तन में ये निर
और दुर वाले एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेंगे, ये हम उपसर्गों में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये देखो निस, इसके आगे आप क्या इमेजिन करके चलेंगे, निही उपसर्ग इमेजिन करके चलेंगे। इमेजिन क्या है ही है, पर ये विसर्ग संधि का कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना है आपको। निस प्लस च, अब तो समझ में आ गया होगा। इस से का क्या बन जाएगा, तालव्य श बन जाएगा, निश्चय, ठीक है। अगर इसकी जगह छल शब्द होता तो ये क्या बन जाता, निश्चल बन जाता, नहीं निष्का शय बन गया, निश्चल बन जाता। समझ में आ रहा है, एकदम सरल है। ऐसी अपन ने अभी एक शब्द की चर्चा की थी, शुल्क, ठीक है। अच्छा, एक तो शुल्क होता है, एक शुक्ल भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही शब्द सही है। शुक्ल पक्ष होता है, जिस पक्ष के रूप में अपन कहते हैं ना शुक्ल पक्ष, और ये होता है शुल्क। इस शुल्क का मतलब होता है फीस, ठीक है। देखिए निस के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, निःशुल्क। निःशुल्क का मतलब बोलते हैं ना निःशुल्क यानी फ्री, ठीक है। अब देखिए निस का अर्थ क्या हुआ, फिर इसका मतलब होता है रहित या बिना। अच्छा, इसका अर्थ विशेष भी होता है। क्या होता है, विशेष। इसका अर्थ बड़ा भी होता है। बहुत सारे अर्थ हैं इसके। अब कौन से शब्द में कौन सा अर्थ ये फिट करेगा, कौन से शब्द को लेगा, वो उस शब्द की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये यहाँ निःशुल्क का मतलब होता है बिना शुल्क के या शुल्क रहित, ठीक है। बड़ा और विशेष वाला अर्थ यहाँ नहीं आएगा कि बड़ा शुल्क, नहीं, यहाँ आएगा बिना शुल्क के या शुल्क रहित, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। एक दो एग्जाम्पल अपन और देखते हैं। देखिए निस प्लस शेष क्या बन जाएगा, निशेष, ठीक है। क्या बन जाएगा, निशेष बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल और देखिए, निश्चेष्ट। निस प्लस चेष्ट से क्या बन जाएगा, निश्चेष्ट बन जाएगा। समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। नियम का नाम है से का तालवीकरण, यानी दंत से तालवीकरण से में तालव्य शय में बदलेगा। कब बदलेगा, जब से के बाद में च छ श ये तीन वर्ण हो तो ये इस तरह बदल जाएगा। इसमें विसर्ग और व्यंजन संधि दोनों का ध्यान रखना है। विसर्ग संधि में भी हम इसकी चर्चा करेंगे। अब हम एक नियम और बचा है इसका, प्रथम वर्ण में परिवर्तन के नियमों का लास्ट नियम है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसी से संबंधित है। ये जो हम नियम पढ़ रहे हैं ना, इसी तरह का नियम है, वो भी आप एक बार इसको देख लें। इसको बोलते हैं, नियम का नाम है से का मूर्धन्यीकरण। अब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे हमने तालवीकरण किया था उसी तरह से का हमें क्या करना है, मूर्धन्यीकरण, यानी कि हमको इस वाले से को इस वाले षटकोण में यानी मूर्धन्य शय में बदलना है। लेकिन बात यह है कि ये कब बदलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। बदलेगा कब, देखिए कि इस वाले से के बाद में वहां तो क्या थे, च छ श थे, तब वो उसमें बदला। यहाँ पे आएगा क प फ। अगर से के बाद में ये तीन तरह के वर्ण आपको मिले तो इस से को किस में बदल देंगे आप, मूर्धन्य शय में, मूर्धन्य शय में बदल देंगे। उदाहरण वही मिलेंगे जो हमने अभी बताए थे। ये दुहु से क्या बनेगा, यहाँ दुस बनेगा, और ये निही से क्या बनेगा, ये वाला निस बनेगा, ठीक है। देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। दुस प्लस चक्र क्या बन जाएगा, च वर्ण है, सॉरी, दुस प्लस कपट क्या बन जाएगा, के वर्ण है, से का क्या बन जाएगा, मूर्धन्य शय, दुष्कपट क्या बन जाएगा, ये दुष्कपट बन जाएगा। अब देखिए दुहु का मतलब क्या है, वही बुरा, कठिन, विपरीत, ठीक है। तो दुष्कपट का मतलब होता है जो बुरा कपट, यानी कपट में भी बहुत बुरा कपट, ठीक है। यानी कि दुष्कपट का मतलब होता है कपट से भरा हुआ बुरा, ठीक है। अब देखिए एक शब्द
दुष् के बाद में अगर कर है, बहुत अच्छा शब्द है दुष्कर, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। अच्छा, ये वन वर्ड में भी पूछा जाता है, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी ये पूछा जाता है, प्रश्न पूछता है जिसको करना कठिन हो तो वो क्या कहलाता है, दुष्कर कहलाता है। हम तो संधि का नियम देख रहे हैं, कै की वजह से से दंत से किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य श में बदल जाएगा, आधे में दुष्कर, यानी जिसको करना कठिन हो, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा दुष्कर बन जाएगा। बहुत सारे उदाहरण है इस तरह के, ठीक है। और भी एग्जाम्पल अपन देखते हैं, देखिए जैसे दुष् के बाद में आपको फे वर्ण क्या बन जाएगा, दुष्फल, दुष् यानी बुरा। अच्छा, नी से भी बन जाएगा, निस वाले शब्द से भी क्या बन जाएगा, निस प्लस फल से क्या बन जाएगा, निष्फल बन जाएगा, ठीक है। अब अगर वो आपको ये वही कंसेप्ट आपको यहाँ याद रखना है विसर्ग संधि वाला, अगर वो पूछे कि दुष्कर में कौन सी संधि है तो आंख बंद करके संधि को प्राथमिकता किसको देंगे, विसर्ग संधि है भाई। अगर अच्छा वो पूछे कि विसर्ग संधि के हिसाब से इसका संधि विच्छेद क्या होगा तो दुहु प्लस कर, लेकिन अगर वो पूछे कि इसमें उपसर्ग कौन सा है तब हम बताएंगे कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, दुस प्लस कर से बनेगी ये संधि, तब ये कौन सी संधि कहलाएगी, व्यंजन संधि कहलाएगी। वही कंसेप्ट सारे शब्दों में वही है, इसलिए ये वाले सारे शब्द विसर्ग संधि में भी आएंगे, बस इनके आगे वहाँ जैसे यहाँ पे दुस है तो वहाँ दुहु मिलेगा, इधर दुस है दुहु मिलेगा, यहाँ सबके आगे आपको दुहु लगा हुआ मिलेगा, निस है तो यहाँ नी मिलेगा, तब ये विसर्ग संधि का उदाहरण माना जाएगा, ठीक है। आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब ये प्रथम वर्ण में परिवर्तन के नियमों का जो हमारा था ये संधि का, व्यंजन संधि का, ये कंप्लीट हो चुका है। एक दो एग्जाम्पल इसके चाहो तो आप ये पे वाला और देख लो, एक जैसे दुस प्लस प्रचार, ठीक है, निस प्लस पक्ष क्या बन जाएगा भाई, से है, से के बाद में पे आ रहा है, षटकोण में बदल जाएगा, दुष्प्रचार, ये क्या बन जाएगा, निष्पक्ष, यानी निस का मतलब रहित बिना, पक्ष यानी किसी का पक्ष लिए बिना, यानी पक्ष रहित, ठीक है। दुष्प्रचार यानी एक तो प्रचार करें अपन किसी का अच्छाई के लिए प्रचार करना, प्रमोट करना, एक करें दुष्प्रचार करना, किसी की बातों को, बुरी बातों को बताना किसी को, या फिर नहीं है तो भी बुरी कह के बताना, दुष्प्रचार, ठीक है दोस्तों। ये वाला कंसेप्ट आपका खत्म हो गया है। इसमें हमने प्रथम वर्ण में परिवर्तन के नियम पढ़ लिए, सारे नियम हो गए, इसमें कंप्लीट है ये वाला। अगले वीडियो में हम लोग द्वितीय वर्ण में परिवर्तन के नियमों का नियम पढ़ेंगे। धन्यवाद।